जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का जो एटीपी का टॉपिक है वो ई-बिज़नेस पे है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस पे है। ई-बिज़नेस क्या होता है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं, वो सब हमने आज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ई-बिज़नेस क्या होता है। ई-बिज़नेस ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। ये जो हम ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग का गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसको हम ई-बिज़नेस कहते हैं। अब ई-बिज़नेस की कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग के कुछ स्टेप्स हैं जो अगर हों, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ई-बिज़नेस के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सबसे पहले तो आपका है जी सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या होती है जी? सप्लाई चेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ बनने से लेके कस्टमर तक जब पहुँचती है, उसमें जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। और इसमें ये जो सप्लाई चेन का नेटवर्क होता है, जिसमें आपके सप्लायर्स होते हैं, आपके बायर्स होते हैं कंपनी के, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, इन सब का एक नेटवर्क बना होता है। तो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग से आप होलसेल से परचेज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बेचते हैं आगे, सबका एक नेटवर्क होता है सप्लाई चेन का। तो आपस में इनकी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि किसकी क्या डिमांड है और किस टाइम मैंने क्या सामान देना है। अब इसमें देखिए क्या-क्या चीज़ें फ्लो करती हैं। इसमें मटेरियल फ्लो भी होता है, प्लस इसमें इन्फॉर्मेशन फ्लो भी है, इसमें फाइनेंशियल फ्लो भी है। मटेरियल फ्लो तो वो जो कस्टमर ने चीज़ ऑर्डर की, जो चीज़ आप बना रहे हैं। इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होता है जी कि लेट्स से ईद आ गई है। अब ईद पे लेट्स से मिठाइयाँ बहुत बिकती है। तो आप अगर मिठाई परचेज़ करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ईद आने वाली है, तो ये इतनी मिठाइयाँ हमने बनानी है। या कोई चीज़ आप बनाते हैं और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, बिक जाती है, तो आपके सप्लायर को ये इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुँच जानी चाहिए कि हम लोग का सामान शॉर्ट है, हमें ये पहुँचा दो। फिर आपका फाइनेंशियल फ्लो है, फाइनेंशियल फ्लो में भी आपके पैसे कैसे पे करने हैं, क्रेडिट पे, उधार पे या कैश, और कितना ईज़ी है आपके लिए पे करना, कंपनी के लिए पे करना सप्लायर्स को, और कस्टमर को पे करना कंपनी को। तो ये सब होल प्रोसेस सप्लाई चेन में आता है। ये देखें जी, ये सप्लाई चेन की एक फुल डायग्राम यहाँ पे मेंशन है। चीज़ें सप्लायर के पास, सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर, और फिर दोबारा डिमांड जाती है आगे। और देखिए हर स्टेप में, एक स्टेप में जो चीज़ पहुँच रही है, किस तरह पहुँचती है, कितना एफिशिएंटली पहुँचती है, उसको कहते हैं लॉजिस्टिक। अच्छा जी, फिर जी आपके पास ईआरपी। ईआरपी अनदर इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी इफ यू वांट टू डेवलप ई-बिज़नेस। ई-बिज़नेस नहीं भी करना तब भी आपकी सप्लाई चेन और ईआरपी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ई-बिज़नेस आपने करना है तो इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो ई-बिज़नेस करने पे आपको आसानी होगी। आपके पास रिकॉर्ड होगा सर कस्टमर का, एक क्लिक क्लिक पे हर चीज़ हो जाएगी। तो ईआरपी क्या चीज़? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शन है वो अंडर वन रूफ आ जाते हैं। आपको हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन नहीं बनाने पड़ते। फॉर एग्जांपल, आपने कभी नोट किया कि अगर आप किसी शॉप पे जाएं, आप कोई चीज़ परचेज करते हैं ग्रोसरी स्टोर पे, तो वो जो स्कैन करते हैं और फिर आपको आपका बिल जनरेट होता है। वो जो स्कैन करते हैं ना, उसमें क्या-क्या चीज़ें बनती हैं? आपका बिल स्कैन हो गया, आपका बिल बन गया, क्या-क्या आइटम्स थी, कितने बजे आपने क्या चीज़ परचेज़ की, उसके बाद बैक एंड पे ये चीज़ें जाती हैं कि कौन-कौन सी चीज़ बिक गई, कौन सी चीज़ शॉर्ट है, कौन सी चीज़ किस टाइम पे बिक रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है, कौन सी चीज़ कम बिकती है। आपके सप्लायर्स को मैसेज आता है, आपके लिए रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, किसने क्या चीज़ परचेज़ की। इन फ्यूचर फिर आप उनको ऑफ़र देते हैं। तो ये सब ईआरपी में आता है। तो ईआरपी इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इससे आपका टाइम सेव हो जाता है, एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बैक एंड पे आगे आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट ये बनाने में भी आसानी हो जाती है, रिकॉर्ड मेंटेन करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये देखिए जी, ईआरपी आपके फाइनेंस के लिए, आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, परचेज़, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्लिक पे हर चीज़ बनती जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल जाता है कि आपका सामान कब आएगा, आपने कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन किस टाइम पे सामान परचेज़ करता है। तो ये रिकॉर्ड बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है। अब सप्लाई चेन की वजह से और ईआरपी की वजह से आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें क्या जी, आप डायरेक्ट मेल करते हैं कस्टमर को, मेल्स जो हमें आती है, टेलीमार्केटिंग करते हैं, टेलीफ़ोन से करते हैं, ट्रैकिंग प्रोग्राम
ERP की वजह से ट्रैकिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा हो जाता है। फॉर एग्जांपल कभी आपने नोट किया हो कि आपने किसी से कोई चीज़ परचेज़ की हो, लेट्स से हम कार की ट्यूनिंग की बात करते हैं। जब हम कार की ट्यूनिंग करवाते हैं तो अक्सर आपकी रीडिंग नोट करते हैं वो लोग, और उसके बाद पूछते हैं जी आप दिन में कितने माइलेज यूज़ करते हैं। तो वो ERP में फिर आपका सिस्टम में अपडेट हो जाता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि हम ट्रैक करते रहते हैं कि कस्टमर इतने दिन गुजर गए, अब उसकी ड्यू डेट आ चुकी है कार की ट्यूनिंग की। तो फिर उनको मैसेज चला जाता है कि आपकी जो है ना वो आप कार ट्यूनिंग करवाने की डेट पास है। फिर से मार्केटिंग कैंपेन करना ईजी होता है। वन टू वन सॉल्यूशन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अक्सर देखते होंगे ये रिलेशनशिप मैनेजर्स बने होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में। अच्छा जी, फिर है जी आपके ई बिजनेस में इंटरनेट इंटरनेट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो आपकी वेबसाइट स्टैब्लिश कैसे होती है, वो डिस्कस करते हैं। इंटरनेट के एडवांटेजेस से मैंने एक ये वीडियो लिंक लगाई, यहाँ पे आप देखिएगा। ज़ाहिर है इंटरनेट के बहुत से एडवांटेजेस है। कस्टमर के लिए इजी होता है चीज़ें ऑर्डर प्लेस करना, और कंपनी को एक्सेस करना उन कस्टमर्स को जो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते या बिजी हैं। आजकल देखिए कोरोना वायरस है या कुछ भी ऐसा हो जाए तो ऑनलाइन बिजनेस बहुत हेल्पफुल रहता है। ऑनलाइन बिजनेस में आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं जो जिनको एडवर्टीजमेंट करनी हो आपने। जैसे यंगस्टर सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, तो बजाय उसके कि आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट करनी है, सोशल मीडिया पे कर दें आप। जी, इंटरनेट प्रोग्राम एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम में कौन से स्टेप्स हैं? नंबर 1 है जी कि आपने डोमेन नेम लेना है जी। मतलब आपकी जो वेबसाइट है, आपने वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट के लिए उसका नाम आपने डिसाइड करना है। नाम डिसाइड करने के बाद उसका उसकी डोमेन, मतलब आपने उसका एक नाम डिसाइड कर लिया। जैसे जी OLX है, नाम डिसाइड हो गया। और फिर आपने उसकी एक्सटेंशन ऑब्टेन करनी है जी, जिसमें .com है। .com स्टैंड फॉर कमर्शियल, .org ऑर्गेनाइजेशन, .edu एजुकेशनल है। आपकी GOV है जी, आपकी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वेबसाइट है। पहले आपने ये मेंटेन करना है। और डोमेन नेम होता है जी आपका, हर हर एक वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है, एक एड्रेस होता है, IP एड्रेस। ज़ाहिर है आप जब वेबसाइट बनाते हैं वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता अनलेस अनटिल उसको कहीं पे अपलोड ना किया जाए। और URL होता है जी एक स्पेसिफिक एड्रेस, जो ये जिस जिस कंज्यूमर को तो नजर आएगा कि उस कंपनी का नाम क्या है और .com .org वगैरह, लेकिन बैक एंड पे आपका डोमेन नेम होता है, बैक एंड पे IP एड्रेस होता है, और उस पे सब फंक्शन अपलोड हो रहे होते हैं। अब उसके लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए जो आपके डोमेन नेम को होस्ट कर सके। डोमेन नेम बनाने है, अब आपने होस्टिंग करनी है, मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी के थ्रू आपने उसको लॉन्च करवाना है इंटरनेट पे। तो आपके जो ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। वहाँ पे जाके आपको IP एड्रेस मिलता है और वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो ऑफ़िशियल हो जाए, ऑफ़िशियली लॉन्च हो जाए। फिर जी क्या कौन-कौन से ये यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी ऑनलाइन में सिक्योरिटी रहे, क्योंकि बहुत से हैकर्स होते हैं, कस्टमर डाटा लीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल आजकल जैसे जूम का चल रहा है जी कि जूम हैकर्स बहुत आ गए हैं। यूट्यूब चैनल्स पे बहुत से हैकर्स आ गए हैं। हैकर्स ये करते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते हैं, उनके चैनल पे कमेंट करते हैं जिनके लाइक्स और जिनके सब्सक्राइबर कम होते हैं, लेस देन 1000, उनको कमेंट करते हैं और उनको कहते हैं जी मैं आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकता हूँ, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। जब वो क्लिक करते हैं तो उनका अकाउंट हैक हो जाता है। सो मेक श्योर कि आपने अगर ई बिजनेस करना है तो आपका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। फिर जी आपने मार्केटिंग कैसे करनी है? मार्केटिंग बहुत आजकल इन है, बहुत से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, फेसबुक मार्केटिंग पे करवाए जा रहे हैं। बहुत सी कंपनीज भी हैं इस पे काम कर रही हैं। आप सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हैं, मतलब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है जी। आप गूगल पे हम जो कुछ चीज़ सर्च करते हैं, तो हम जब सर्च करते हैं
हमारी चीज़ को टॉप पे लेके आना। मतलब हम सर्च करते हैं कि पाकिस्तान मैच, ठीक है, तो हम जब पाकिस्तान लिखते हैं तो उसके साथ वो लिखा आ जाता है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। कौन सी चीज़ें ज़्यादा सर्च की जाती हैं, कौन सी चीज़ें ऊपर लेके जानी है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होती है। फिर बैनर्स ऐड है जी। आप ये कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पे अपने बैनर्स लगा दें, वहाँ पे आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर दें। आपको ऑफकोर्स पैसे देने पड़ते हैं, तो वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका लिंक ओपन हो जाता है। यूट्यूब में अपना चैनल बना सकते हैं। ऑप्ट इन का मतलब है जो लोग सब्सक्राइब करते हैं आपको ईमेल, आप उनको ऑटोमेटिक ईमेल भेजते हैं, उसको कहते हैं ऑप्ट इन। फिर जी एफिलिएटेड प्रोग्राम। एफिलिएटेड प्रोग्राम होते हैं कि आप बाकी लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। जब वो चीज़ें बेचते हैं तो उन्हें कमीशन मिलता है, पैसे मिलते हैं, जैसे कि अमेज़ोन ने किया हुआ है। अमेज़ोन की अगर आप चीज़ें बेचें तो आपको कमीशन मिलता है। मतलब एफिलिएशन कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से। वायरल मार्केटिंग भी कर लेते हैं लोग। टिकटॉक के थ्रू इवन कर सकते हैं। टिकटॉक एक लोग बहुत फजूल कामों के लिए उसको यूज़ करते हैं, लेकिन टिकटॉक में अगर कोई सोचे, अगर आपने सिर्फ अकाउंट बनाया हो अपनी प्रमोशन के लिए, फ़नी वीडियोस भी बन रही हो और उस फ़नी वीडियोस में आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही हो, जस्ट इमेजिन कितना यूज़फुल रहेगा। इस तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी टूल्स हैं आप सब यूज़ कर सकते हैं। वायरल मार्केटिंग भी एक स्टेप है जी। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग वायरल मार्केटिंग में बजिंग करते हैं, कोई गुरिल्ला मार्केटिंग करते हैं, वो यूनिक क्रिएटिव चीज़ करने की कोशिश करते हैं, सबको इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि कहते हैं जी, लेट्स से अगर आपने आईफोन की प्रमोशन करनी है किसी ने, तो उसमें वो कहते हैं जी कि ये आईफोन है, एक छोटा सा क्लिप बना दे, ये आईफोन है, जो लास्ट में कमेंट करेगा 5 लोगों से शेयर कर देगा, तो उसको वो कुरानदाजी में शामिल हो जाएगा और उसकी फिर जो जीतेगा उसको आईफोन मिलेगा। तो दिस इज वायरल मार्केटिंग, वायरल हो जाती है चीज़ें। अच्छा, ये कौन कौन से प्रॉब्लम है। नंबर वन जी, आपको डोमेन नेम नहीं मिलता। आप जो नाम चाहते हैं वो अक्सर ऑक्यूपाइड हो चुका होता है। अक्सर लोग ये करते हैं कि सिर्फ वेबसाइट का नाम परचेज कर लेते हैं, डोमेन नेम परचेज करते हैं, उसमें कुछ भी अपलोड नहीं करते। वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि उनको लगता है फ्यूचर में ये चीज़ बन जाएगी, इसका नाम किसी को ज़रूरत हुई किसी कंपनी को, और जो वो डोमेन नेम लेने जाएगा तो ये पहले से ही नाम इस्टेब्लिश होगा, तो अक्सर लोग उनको अप्रोच करते हैं और कहते हैं जी ये डोमेन नेम आप परचेज कर लें, तो उनको पैसे ऐसे कमाते हैं। अच्छा जी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं, ये ढूँढना मुश्किल होता है। अक्सर बहुत चार्ज करते हैं आपको, कौन-सा मटीरियल आपने अपलोड करना है, एथिकल इश्यूज़ भी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, डिफरेंट लॉज़ भी होते हैं, आप क्या चीज़ अपलोड कर सकते हैं, क्या नहीं। हैकिंग से आपने बचना होता है, सर्च इंजन पे आपको अपनी चीज़ें ऊपर लेके जानी होती है। बैनर्स ऐड पे प्रॉब्लम होती है, लोग काफ़ी इरिटेट होते हैं, अक्सर हैकर्स भी होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंट नहीं है। ऑप्ट इन ईमेल से लोग इतने खुश नहीं हैं, सैटिस्फाई नहीं हैं, इस वजह से इस पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता लोगों का। बेनिफिट ई बिज़नेस का हम सबको पता है, 24/7 एक्सेस होती है, फ्लेक्सिबल काम करना है, कॉस्ट सेविंग हो जाती है आप लोगों की, जल्दी चीज़ पहुंचती है कंज्यूमर तक, क्योंकि प्रोसेस जल्दी होती है, आपको जाना नहीं पड़ता, जिस घर बैठे एकदम से ऑर्डर प्लेस हो जाता है, लेस पेपर वर्क है, और एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप किसी भी कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। ये मैंने एक लिंक लगाया जी कि बेनिफिट और इश्यूज क्या होते हैं ये बिजनेस के, ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।